अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओपन मेरिट के अदालती फैसले के बाद ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूर दराज के इलाकों में ये फैसला किस तरह से असरअंदाज होगा और इस फैसले के बाद जो जॉब्स के हवाले से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो किस कदर बढ़ जाएगी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उस पे किस ज़िले को कितनी सहूलियात मैसर हैं या लोगों का तालीमी रुझान क्या है, उसके बाद वो जॉब्स हासिल करने के लिए कैसे आते हैं और कौन कौन सी जॉब्स पे ओपन मेरिट होगा, ये भी हम इस में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि इससे पहले जो मेरिट था, जो कोटा था, कोटा सिस्टम क्या था और उस कोटे के तहत किसको क्या हासिल था। सबसे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आपके साथ कुछ अदाद शुमार शेयर करता हूँ जो इस साल जो मैट्रिक मीरपुर बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट आया उसके दौरान जो अदाद शुमार गजट में जारी किए हैं मीरपुर बोर्ड ने, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले इस साल जिन तलबा और तालबात ने रेगुलर जो मैट्रिक में अपेयर हुए मैट्रिक के इम्तहानात में, तो उनकी तादाद थी 56,415। इन 56,415 स्टूडेंट्स में से 26,856 स्टूडेंट सरकारी स्कूलों सरकारी स्कूलों से अपेयर हुए, जबकि 29,559 स्टूडेंट यानी निसब से कुछ ज्यादा स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों से अपेयर हुए बोर्ड के इम्तहानात में, मैट्रिक के इम्तहानात में। अब हम जिला वाइज इसकी तफसील देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मुजफ्फराबाद में जो सरकारी स्कूलों से अपेयरेंस थी स्टूडेंट की वो 5,018 थी, जबकि प्राइवेट स्कूलों की जो अपेयरेंस थी वो 3,749 थी। इसी तरह मीरपुर के हम मदाद शुमार देखें तो 2,222 सरकारी स्कूलों से स्टूडेंट अपेयर हुए और मीरपुर से ही प्राइवेट स्कूलों के जो स्टूडेंट अपेयर हुए उनकी तादाद 2,636 थी। दिम्बर से 2,643 स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से अपेयर हुए और प्राइवेट स्कूलों से जो स्टूडेंट अपेयर हुए उनकी तादाद थी 3,649। कोटली से जो अपेयरेंस है सरकारी स्कूलों से वो 4,217 है और कोटली से ही जो प्राइवेट स्कूलों से अपेयरेंस है वो 6,228 यानी 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो थे वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा स्टूडेंट जो सरकारी स्कूलों की निस्बत प्राइवेट स्कूलों से अपेयर हुए। इसी तरह बाग से जो सरकारी स्कूलों से स्टूडेंट अपेयर हुए उनकी तादाद 3,212 थी और जो प्राइवेट स्कूलों से अपेयर हुए उनकी तादाद 3,436 थी। पुंछ की सूरत हाल देखें तो सरकारी स्कूलों से अपेयर होने वाले स्टूडेंट की तादाद 2,265 थी, जबकि प्राइवेट स्कूलों से अपेयर होने वाले स्टूडेंट की तादाद 4,478 थी, यानी डबल से भी कुछ ज्यादा थी। सदनोती की बात करें तो 1,967 स्टूडेंट जो है वो सरकारी स्कूलों से अपेयर हुए और 2,191 स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों से अपेयर हुए। खटिया बाला की बात करें खटिया जिला की तो 2,143 स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से अपेयर हुए और इसी तरह 1,192 स्टूडेंट जो थे वो प्राइवेट स्कूलों से अपेयर हुए। नीलम की हम बात करें तो 1,591 स्टूडेंट जिसका खदशा पहले मैं आपसे तज़किरा कर चुका हूँ, 1,591 स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से अपेयर हुए और 772 स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों से निजी तालीमी इदारों से अपेयर हुए। हवेली की बात करें तो 1,130 स्टूडेंट सरकारी इदारों से मैट्रिक के इम्तहानात में अपेयर हुए और 379 स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों के जो मैट्रिक के इम्तहानात में मीरपुर बोर्ड के इम्तहानात में अपेयर हुए। इस सूरत को देखते हुए हम ये चीज़ तो वाज़ेह होती है कि जो शहरों में तालीम का एक रुझान है बिलखुसूस प्राइवेट स्कूलों की वजह से, जो एक बड़ी तादाद है और जो टोटल अदाद शुमार भी हैं 25,000 के मुकाबले में 29,000 स्टूडेंट जो प्राइवेट तालीमी इदारों से अपेयर हुए और उनमें नीलम और हवेली की तादाद और खटिया की तादाद बहुत कम है। इस चीज़ से हम जिस खदशे का पहले भी मैंने इज़हार किया कि इन अजला में तालीमी सहूलियात उस तरह से ना होने के बाद की वजह से ये लोग उन लोगों को कम्पीट नहीं कर सकते जो मीरपुर से, जो मुजफ्फराबाद से, जो कोटली सिटी से या जो रावलाकोट से पढ़े पढ़े हुए हैं या जो बाग सिटी से जो लोग पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए कोटा सिस्टम ज़रूरी है। ये इस जो कोटा सिस्टम की मैं वकालत कर रहा हूँ या मुझ जैसे कई लोग वकालत कर रहे हैं तो वो नॉन गजेटेड पोस्ट पे कोटा सिस्टम की वकालत कर रहे हैं। गजेटेड पोस्ट पर कोई भी कोटा सिस्टम की वकालत नहीं कर रहा। गजेटेड पोस्ट पर कोटा सिस्टम की वकालत करना रियासत को जिस तरह से चल रही है, इनकम्पिटेंसी जिस तरह से हमें देखने को मिल रही है, जो अपर लेवल की ब्यूरोक्रेसी है उस इनकम्पिटेंसी में मजीद इजाफा होगा। इसलिए जो ओपन मेरिट है वो होना चाहिए, लेकिन वो गजेटेड पोस्ट पे होना चाहिए, 17वें स्केल से ऊपर की पोस्ट पे होना चाहिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होती हैं, जिनमें एक ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम भी मौजूद है तकर्रियों में। इन आदाद शुमार के बाद अगर हम सूरत हाल देखें तो हमें ये वाज़ेह होता है कि भाई जो दूर दराज के इलाके हैं वो उनसे मुकम्मल तौर पर जॉब्स छीनी जा सकती हैं इस फैसले के बाद, और इस फैसले के जो उन पर असरात होंगे वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो
तकर्रियाँ होती हैं नॉन गेजेटेड पोस्ट पे, उसमें सिवाय एजुकेशन के किसी किस्म की किसी थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनटीएस के तहत तकर्रियाँ होती हैं जो एक ट्रांसपेरेंसी की जिससे ट्रांसपेरेंसी की कुछ तवक्को की जा सकती है, और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग अब सामने भी आते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नई नस्ल आ रही है, जो यंग लाट आ रही है, वो कोटा सिस्टम के तहत ही आ रही है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, और नॉन गेजेटेड पोस्ट पे इन लोगों की हमायत भरपूर अंदाज में की जानी चाहिए इस कोटा सिस्टम की। अब अजला के पास कौन सी जॉब्स बच जाती हैं? अजला के पास सिर्फ दर्जाए चहारों की जॉब्स बच जाती हैं। नायब कासिद और चौकीदार और इस टाइप के लोग बच जाते हैं। ये जॉब्स भी उस सूरत में उस सूरत हाल में बच रही हैं कि इन लोगों की चूंकि तनख्वाहें कम होती हैं और ये दूसरे अजला में जाके सर्वाइव नहीं कर सकते, चूंकि वहाँ रहाइश, खाने पीने और दीगर चीज़ों का मामला होता है, तो इस वजह से ये दर्जाए चहारों की जॉब्स आपके अपने अजला में है। लेकिन जो नॉन गजटेड जॉब्स हैं, चौथे स्केल से लेकर 16वें स्केल तक, वो भी ओपन मेरिट के तहत अब कोई भी किसी जिले से भी किसी दूसरे जिले में अपॉइंट हो सकता है और किसी भी मिनिस्ट्री में अपॉइंट हो सकता है। अब इसमें जो एक इससे पहले कोटा सिस्टम किया था उसकी अगर बात करें तो 1972 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक कानून पास किया था, जिसका एक नोटिफिकेशन हुआ था। उस कानून के तहत ये बताया गया था कि उस वक्त चूंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 अजला थे, मीरपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद, तो इनके लिए 25-25% कोटा होना चाहिए और 25% उन महाजरीन के लिए कोटा होना चाहिए जो पाकिस्तान में रियासत जम्मू कश्मीर के मुकीम महाजरीन हैं। उस वक्त गालबन उनकी सेटलमेंट का भी कुछ थोड़ा बहुत इशू था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट के तहत उनको प्रॉपर तरीके से वहां की शहरियत दी गई, जमीनें दी गई। उससे कबल भी बेशुमार लोगों को दी गई। उस वक्त कुछ चंद लोगों का मामला था जिनकी शहरियत का मामला था, लेकिन अब वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के शहरी बन चुके हैं और वो लोग पाकिस्तान के अंदर सेटल हैं। इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में महाजरीन का मसला है, वो 1988 के बाद आने वाले महाजरीन का मसला है, जिनको जो सरकारी कागजात में महाजरीन 1989 लिखा जाता है। ये वो महाजरीन थे जो जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई जम्मू कश्मीर में, तो एलओसी पर ज्यादा फायरिंग की वजह से जो एलओसी के दूसरी अतराफ करीब में रहने वाले मैक्सिमम तादाद वो है जो एलओसी की दूसरी तरफ करीब रहने वाले लोग हैं। एक तादाद उस उनमें वो भी है जो दूर दराज के इलाकों से, जो वैली से, जो जम्मू से और जो दीगर इलाकों से मिलिटेंसी की वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर आए और वापस नहीं जा सके, जहां मुश्किल क्याम कर लिया, वो तादाद भी है। लेकिन मैक्सिमम तादाद वो है जो एलओसी के नज़दीकी गांव से आए और फिर उनको वापस वहां पर नहीं जाने दिया गया। उन लोगों की तादाद लगभग 50,000 के आसपास है, 45,000 से 50,000 के दरमियान, और वो एक बड़ी तादाद है। उसके लिए 6% कोटा मुख्तस किया गया था। उस कोटे में से जो 25% महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के लोगों का कोटा था, और उस जो 6% कोटा है उस पर लोगों को एडजस्ट किया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उस कोटे की भरपूर हमायत भी की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक पिसा हुआ तबका है, वो आज भी कैंपों में मुकीम है। अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह से होगी कि चूंकि एजुकेशन के अलावा किसी थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में तकर्रियों के हवाले से, तो उसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनती है जो ये फैसला करती है, जो उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के अंडर होती है, वो ये फैसला करती है कि इन जॉब्स में कौन आएगा। इससे पहले तो ये होता था कि कोटा सिस्टम होता था और कोटे के तहत अगर 10 जॉब्स हैं तो 10 अजला से एक एक बंदा आएगा। अब ये होगा कि 10 मुलाजम रखने हैं तो वो 10 के 10 मुलाजम मिनिस्टर अपनी मर्जी के रखेगा, चूंकि सिलेक्शन कमेटी उसके अंडर होगी और वहां पर मेरिट वही होगा जो मिनिस्टर तय करेगा। और मिनिस्टर क्या मेरिट तय करेगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप या तो अपने हल्के के लोगों को लाएगा या अपनी बरादरी के लोगों को लाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के कल्चर को सामने रखते हुए बात करनी चाहिए, और यही दुरुस्त बात है कि मिनिस्टर 2 किस्म के लोगों को लाएगा। और पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो इससे पहले भी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसमें यह था कि जिलों का कोटा मौजूद था और उस कोटे की वजह से मुख्तलिफ अजला से लोग एडजस्ट होते थे, और एक किसी किस्म का अजला के अंदर एहसास महरूमी नहीं पाया जाता था कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई या हमारे साथ। लेकिन ओपन मेरिट में नॉन गजटेड जॉब्स में जब इस तरह की सूरत होगी तो हमें एक दूसरे अजला के खिलाफ या मिनिस्टर्स के खिलाफ या बरादरियों के खिलाफ भरपूर किस्म का रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिल सकता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब अब्दुल कयूम नियाज़ साहब पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त उन्होंने कश्मीर लिबरेशन सेल में तकर्रियाँ की थी, और वो तकर्रियाँ 95% उनके अपने गांव मडोल से थी। यानी वो जो एलओसी का एक करीबी गांव है, जो उनका अब्दुल कयूम नियाज़ साहब का अपना गांव है, उस गांव से उन्होंने
26 या 27 अपॉइंटमेंट की और उसके खिलाफ जब एक रिएक्शन आया था तो उन्हें वो रिवर्स करनी पड़ी थी, वो अपना फैसला रिवर्स करना पड़ा था। लेकिन अब जब ये मेरिट ये बन जाएगा कि भाई मिनिस्टर तय करेगा और मिनिस्टर मेरिट मिनिस्टर ने तय करना है, तो उसके बाद मिनिस्टर क्या करेगा ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। होना क्या चाहिए कि ओपन मेरिट हो या ना हो, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। कोटा सिस्टम बहाल किया जाना चाहिए नॉन गेजेटेड पोस्ट पे, और ये तमाम तकारियाँ एक थर्ड पार्टी यानी एनटीएस अगर आपने एजुकेशन सिस्टम में लाया तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी इसी तरह थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट करते हुए तकारियाँ की जाएं, ताकि कुछ फाफियत आ सके। और पॉलिटिकल मूव जो इन्वॉल्वमेंट है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो, जब तक नहीं होती तो तब तक ओपन मेरिट का या कोटा सिस्टम का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन इसलिए सबसे बड़ी स्ट्रगल जो होनी चाहिए और जो इस वक्त का एक बड़ा मुतालबा था इस केस में, वो ये था कि महाजरीन मुकीम जो पाकिस्तान है रियासत जम्मू कश्मीर के, जिनका इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई स्टेक नहीं है, उनका कोटा खत्म करने की बात होनी चाहिए और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट खत्म करने की बात होनी चाहिए तकर्रियों में से। तो उन मुतालबों को छोड़कर हमने तमाम का तमाम ओपन मेरिट कर दिया और पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन को एक नया रास्ता दे दिया कि भाई आप आएँ और पहले आपके लिए 19% कोटा था, उस 19% को दफा करें, आप पूरे 100 के 100% कोटे पे आके विराजमान हो जाएं। जब तक इस चीज के खिलाफ और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ मूव नहीं होगी तो तब तक कोई भी निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकेगा। अदालती फैसले के खिलाफ उम्मीद है जो कानूनदान है या जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये दूर दराज के इलाकों के साथ और जो महाजरीन 1989 है उनके खिलाफ ज्यादती है, और जो खैर जो इससे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अपॉइंटमेंट्स में, तो उसके खिलाफ रिव्यू में जाना चाहिए, उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए ताकि ये फैसला वापस हो सके। और इसके साथ ही शफाफियत के लिए एक मूवमेंट होनी चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो और ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम आए, एक थर्ड पार्टी के जरिए तमाम किस्म की तकारियाँ हों ताकि शफाफियत आ सके। इसके साथ एक जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो ओपन मेरिट है वो तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए भी रख दिया गया है। अब जो सूरत मैंने आपके साथ अदाद-ओ-शुमार शेयर किए, वो चीज़ें देखने के बाद कोई अगर तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटीज़ में के लिए एडमिशन्स में आता है तो वहाँ पर क्या वो उन लोगों को कम्पीट कर सकेगा जो मुज़फ़्फ़राबाद और दीगर इलाकों से आए हुए, शहरों से आए हुए, पुंछ, रावलाकोट सिटी से या बाग से या मीरपुर से आए हुए लोगों को कोई कम्पीट कर सकेगा इन यूनिवर्सिटीज़ में? सवाल यकीनन ना में ही होगा। और अगर सवाल आपका ना में आया तो फिर क्या वजह है कि इन तमाम लोगों को तालीम से भी, जो आला तालीम है उससे भी महरूम करने की एक कोशिश की जा रही है, ये दानिस्ता है या ना दानिस्ता। बहरहाल इस कोशिश के खिलाफ एक आवाज़ उठनी चाहिए और ये आवाज़ भरपूर तरीके से उसी वक्त उठ सकती है जब ये आला अदालत में या इससे बड़े बेंच में, डिवीजन बेंच में या फुल कोर्ट में ये फैसला चैलेंज होगा और इस फैसले को रिवर्स करवाया जाएगा। तो उन दूर दराज के लोगों से हमदर्दी करते हुए हमें ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि उनको जो उन एक दूर दराज का तबका है जिनकी पहले ही महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो पहले ही जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको मज़ीद सहूलियात से, मज़ीद उनका जो हक है जॉब्स पे उससे महरूम करने के लिए और मज़ीद उनको आला तालीम से जो एक चीज़ रोक सकती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।